हेलो क्लास, म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी के इस कोर्स में आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजियम की। इस लेक्चर को हमने दो पार्ट्स में बांट के रखा है क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजियम्स जो होता है वहाँ पे म्यूजियम को दो आधारों पे हम वर्गीकृत करते हैं। संग्रहालयों को समझने के लिए, जानने के लिए उन्हें वर्गीकृत करके उनका अध्ययन करना आवश्यक होता है और हम इनको दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजियम होता है, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कलेक्शन और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कलेक्शन पे बात करेंगे, यानी कि संग्रहालयों का वर्गीकरण उनके संग्रह की प्रकृति के हिसाब से। सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि संग्रहालयों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी संग्रहालयों के बारे में बात हो रही है, जब हम कह रहे हैं कि संग्रहालय, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बहुत तरह के संग्रहालय होते हैं। फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे हैं आर्ट एंड आर्कियोलॉजी म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, न्यू म्यूजियम, इको म्यूजियम, ये इनकी बातें हो रही हैं। तो जब भी संग्रहालयों का अध्ययन करना होता है तो उनको वर्गीकृत किया जाना आवश्यक हो जाता है ताकि अध्ययन की सुविधा हो सके, अध्ययन जो है सलीके से किया जा सके, सिस्टमेटाइज स्टडी हो सके। इसके अलावा संग्रहालयों के प्रकृति के आधार पर और संग्रहालय के प्रशासनिक संगठन के आधार पर यह देखा जाता है कि संग्रहालय की क्षमता, संग्रहालय की कार्यशैली, संग्रहालय में कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, संग्रहालय में जो नियुक्तियां होंगी उनके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे और संग्रहालय का कार्य करने का तरीका कैसा होगा। इन बातों को यदि जानना है तो हमें संग्रहालयों को वर्गीकृत करके उनका अध्ययन करना पड़ता है, संग्रहालयों की प्रकृति और संग्रहालय के प्रशासनिक संगठन पर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए आज जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजियम का लेक्चर है, इसको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया है। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द कलेक्शन, इस पे हम बात करेंगे, जिसमें आज हम विभिन्न विषयों से जुड़े हुए संग्रहालयों के बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कलाकृति की प्रकृति के आधार पर संग्रहालयों को जो निर्धारित किया गया है, जो बार बार अलग अलग तरीके के संग्रहालयों के नाम लिए जा रहे हैं, वो कौन से संग्रहालय हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं और उनके कार्यक्षेत्र में कौन कौन से विषयों को समाहित किया जाता है। अगर हम संग्रह की प्रकृति के आधार पर संग्रहालयों के विभाजन की बात करें तो जैसा कि पिछले लेक्चर में बात हो रही थी कि संसार का शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसके बारे में ये कहा जाए कि उस पर संग्रहालय की स्थापना नहीं हो सकती है। जैसे कि म्यूजियम ऑफ मैन भी है, म्यूजियम चाय का म्यूजियम है, कॉफ़ी का म्यूजियम है, यूटेंसिल का म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ काइट है, म्यूजियम ऑफ हेल्थ है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। तो बहुत तरह के संग्रहालय पूरी दुनिया में बनाए जा चुके हैं और बनाए जा रहे हैं। किंतु आज हम जो कुछ चुनिंदा संग्रहालयों की बात करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आपको सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं भारतीय संदर्भ में, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो संग्रहालयों को अगर उनके नेचर ऑफ कलेक्शन के आधार पर क्लासिफाइड किया जाए तो किन किन संग्रहालयों के बारे में हमको सुनने को मिलता है। एक जनरल सामान्य संग्रहालय की बात हो रही है, आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं, आर्ट म्यूजियम्स हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, साइट म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, पर्सोनोलिया म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम्स, चिल्ड्रन म्यूजियम्स, फोकलोर म्यूजियम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम। इसके अलावा रेल एंड ट्रांसपोर्ट म्यूजियम हो सकता है, साइंस सिटी हो सकता है, बोटेनिकल गार्डन हो सकता है, जूलॉजिकल म्यूजियम हो सकता है, मेडिकल साइंसेज में स्केलेटन के म्यूजियम्स हैं, कहीं पे एनाटॉमी का म्यूजियम है, कहीं पे आई बैंक म्यूजियम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा विषय है जीवन में जो प्रचलित है और जिसके ऊपर संग्रहालय की स्थापना नहीं की जा सकती या संग्रहालयों की स्थापना नहीं हुई है। अब इन संग्रहालयों को हम एक एक करके इनके संग्रह के आधार पर और संग्रह की प्रकृति के आधार पर उन्हें किस तरीके से कार्य करना होता है, उनसे समाज में या संग्रहालय में लोग क्या उम्मीदें रखते हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जनरल म्यूजियम या साधारणतः जो संग्रहालय आपको दिखलाई पड़ते हैं, ये एक तरीके से मल्टीपर्पज़ म्यूजियम्स होते हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूजियम होते हैं। ऐसे संग्रहालय जिनमें बहुत सारे विषयों से जुड़े हुए कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है, इन्हें मल्टीपर्पज़ म्यूजियम या मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इनके जो कलेक्शन होते हैं उसमें आपको आर्ट, आर्कियोलॉजी, इसके अलावा साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी और विभिन्न विषयों से जुड़े हुए कलेक्शन इन संग्रहालयों में हो सकते हैं और इन संग्रहालयों में विभिन्न प्रकार के कलेक्शंस को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे एक म्यूजियम के रूप में हम बात कर सकते हैं, हमने
इंडियन म्यूजियम कोलकाता इसका अच्छा उदाहरण है। और इंडियन म्यूजियम कोलकाता क्यों है मल्टी डिसिप्लिनरी, तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो है वो भारत का पहला संग्रहालय है। और जब भारत में बहुत कम संग्रहालय हुआ करते थे, तब लगभग हर प्रकार की जो फाइंडिंग्स होती थी, हर प्रकार की जो स्टडी हो रही थी, जिस भी तरह के जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे, उन सबको इंडियन म्यूजियम कोलकाता में पहुंचाया जाता था। पहले ये चर्चा हुई थी फर्स्ट फेज ऑफ म्यूजियम डेवलपमेंट में कि जब भी कोई कलेक्शन मिलता था, चाहे वो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हो, जियोलॉजी से रिलेटेड हो, जूलॉजी से रिलेटेड हो, बॉटनी से रिलेटेड हो, पेलियो बॉटनी से रिलेटेड हो, जब भी अलग अलग विषयों के, अलग अलग सेगमेंट के कुछ ऐसे कलेक्शन मिलते थे जिनका हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक कोई महत्व रहा हो, कोई महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटे हुए अगर ऑब्जेक्ट्स प्राप्त होते थे, तो म्यूजियम डेवलपमेंट के फर्स्ट फेज में हमने इस चीज को देखा था कि जो नियरेस्ट म्यूजियम होता था वहां पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब आप ये ध्यान देके देखिए कि फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में जो संग्रहालयों की जो स्थापना हो रही थी, तो काफी हद तक संग्रहालय बहुत दूर दूर स्थापित हो रहे थे और इंडियन म्यूजियम कोलकाता बहुत लंबे समय तक एक बड़े परिक्षेत्र को कवर कर रहा था, जहाँ पे कलाकृतियों की या ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति होने पर उनको इंडियन म्यूजियम कोलकाता पहुंचाया जा रहा था। फलतः इंडियन म्यूजियम कोलकाता के पास बहुत तरीके का संग्रह है। वो कला और पुरातत्व से संबंधित है, वो विज्ञान से संबंधित है, वो पेलियोबॉटनी से संबंधित है, वो जियोलॉजी से संबंधित है, वो जूलॉजी से संबंधित है, और बहुत तरीके के बहुत सेगमेंट्स में बहुत तरह के फ्रेगमेंटेड पीसेस जो हैं वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखे हुए हैं। इसलिए इंडियन म्यूजियम कोलकाता जो है बहुविभागीय संग्रहालय है। बहुविभागीय संग्रहालयों की खूबी ये होती है कि विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई कलाकृतियों का इन संग्रहालयों में संकलन और प्रदर्शन किया जाता है। फलतः ये संग्रहालय बहुत बड़े हो जाते हैं। इनमें अलग अलग विभागों में अलग अलग कलाकृतियों को प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो कलाकृतियां होती हैं, चूंकि भारतवर्ष में ज्यादातर संग्रहालयों में कला और पुरातत्व की कलाकृतियां होती ही होती हैं, इसलिए इन संग्रहालयों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कला, पुरातत्व, कला इतिहास, प्राकृतिक इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और भी जो डेकोरेटिव आर्ट के पीसेज हैं, जो टेक्सटाइल है, जो पेंटिंग्स हैं और जो फ्रेगमेंटेड पीसेज हैं, आर्किटेक्चरल रिमेन्स हैं, सबको इसमें प्रस्तुत किया जाता है। भारत में कुछ ऐसे खास जो बड़े संग्रहालय हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं इस संदर्भ में, तो उनको हम कह सकते हैं कि नेशनल म्यूजियम में, सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में और CSVM मुंबई में। मुंबई को हम जनरल म्यूजियम या मल्टी डिसिप्लिनरी म्यूजियम के रूप में जान सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रकार आता है वो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स का आता है। पिछले लेक्चर में जब हम हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स की बात कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1861 में हुई और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था भारतीय जो पुरास्थल हैं उनकी खुदाई करना, वहां से प्राप्त होने वाली कलाकृतियों को एकत्र करना, उन पर अध्ययन अध्यापन करना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लंबे समय के कार्यकाल में बहुत सारी जगहों पर उत्खनन हुए, बहुत सारी जगहों से कलाकृतियों को एकत्र किया गया, बहुत सारी जगहों से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स प्राप्त हुए जिन्हें की संग्रहालयों में रखा गया। पहले ये नीति रही कि नियरेस्ट म्यूजियम्स में हम इसे रखेंगे और बाद में धीरे धीरे करके ये जो साइट म्यूजियम की अवधारणा जब आती है, थर्ड फेज ऑफ इंडियन म्यूजियम मूवमेंट में हम देखते हैं कि साइट म्यूजियम की अवधारणा आती है और ये निर्धारित किया जाता है कि जब भी बड़े पैमाने पर, अगर खुदाई से बड़े पैमाने पर कलाकृतियों की प्राप्ति होगी तो हम उन्हें उसी साइट पर म्यूजियम बना करके संकलित करेंगे, जिन्हें साइट म्यूजियम्स के नाम से जाना जाएगा। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन लगभग 46 साइट म्यूजियम्स भारत में काम कर रहे हैं और ये वही स्थान है, ये उन पुरास्थलों पर बनाए गए हैं जहाँ पर उत्खनन किए गए और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। ये जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं, जो ASI के अधीन चलने वाले म्यूजियम्स हैं, ये ASI के म्यूजियम डिवीजन के अधीन काम कर रहे होते हैं। सहायक पुरातत्व अधीक्षक जो होते हैं वो वहाँ पे संग्रहालयों के कार्य को देखते हैं, उनके कार्य संचालन और उनकी कार्य प्रणाली की देखरेख जो है असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। साइट के पास ही ये म्यूजियम्स होते हैं, इनमें बड़ी संख्या में इन साइट्स के म्यूजियम होते हैं। और एक नियम ये भी है साइट म्यूजियम्स के लिए कि साइट म्यूजियम्स पे कभी भी अदर साइट के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अदर साइट्स की फाइंडिंग या बाहर की फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं वो एक्सकेवेटेड साइट के आसपास हैं, एक्सकेवेटेड साइट के जो कलेक्शन है, जो फाइंडिंग्स हैं, उनको लेकर के इन म्यूजियम्स को बनाया जाता है। भारत में ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। इनके नियम जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नियम हैं उनसे मेल खाते हैं। और यही वजह है कि जैसे ASI में फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती है,
उसी तरीके से साइट म्यूजियम्स भी नॉर्मल जो म्यूजियम्स हैं वो मंडे को बंद होते हैं, पर उनकी हॉलीडे जो होती है, छुट्टी का दिन जो होता है, संडे ना होकर मंडे होता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो म्यूजियम्स होते हैं उनकी छुट्टी जो है वो फ्राइडे को होती है, यानी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स प्रायः फ्राइडे को बंद हुआ करते हैं। इसके बाद जो हम कुछ अगर साइट म्यूजियम्स की या आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम साइट म्यूजियम सारनाथ, साइट म्यूजियम सांची, बोध गया या नालंदा, इन संग्रहालयों का हम नाम ले सकते हैं जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं, जो एक्सकेवेटेड साइट के पास में बनाए गए हैं, जो एक्सकेवेटेड साइट से प्राप्त रिमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और खास बात यह है, इन म्यूजियम्स में ध्यान देना होता है कि इस पर किसी भी अदर साइट से एक्सकेवेटेड या कहीं भी अदर प्लेसेस की फाइंडिंग्स को इसमें डिस्प्ले नहीं किया जाता है। अगला जो म्यूजियम टाइप है वो है आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। अभी तक हमने देखा कि मल्टीडिसिप्लिनरी म्यूजियम है और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमारे यहाँ बहुत प्राप्त होते हैं, बार बार एक्सकेवेशंस होते हैं, एक्सप्लोरेशंस होते हैं और सरफेस पे भी हमें बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलती हैं, तो इस वजह से आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स देखने को मिलते हैं। अब आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स जो हैं ये वो संग्रहालय हैं जहाँ पे आर्ट आर्टिफैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को भी साथ साथ में संकलित किया गया है, जैसे कि जहाँ पर मूर्तियाँ हैं, गहने हैं, कपड़े हैं, सिक्के, इसके अलावा पेंटिंग्स हैं, टेक्सटाइल्स है और इस डेकोरेटिव आर्ट के पीसेज हैं। इन म्यूजियम्स में भी कला और पुरातत्व संग्रहालयों के अंतर्गत जो कला से संबंधित कलाकृतियां हैं या आर्टिफैक्ट्स हैं और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इन दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के संग्रहालय भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि भारत में जो 5000 साल का इतिहास है, जो 5000 साल के हमारे जो गौरव गाथा है, उसके जो आर्टिफैक्ट्स और रिमेन्स मिलते हैं, तो बड़ी संख्या में मिलने की वजह से इनको विभिन्न संग्रहालय में रखा जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर हमें म्यूजियम टाइप्स इंडिया में देखने को मिलते हैं तो वो हैं आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स। और इस कैटेगरी में अगर हम कुछ म्यूजियम्स की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भारत कला भवन और इसके अलावा स्टेट म्यूजियम लखनऊ, स्टेट म्यूजियम गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा, स्टेट म्यूजियम चेन्नई, इस तरह के जो म्यूजियम्स हैं इनके बारे में हम बात कर सकते हैं जो बड़े पैमाने पर कला और पुरातत्व से संबंधित कलाकृतियों को संकलित करते हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स और साइट म्यूजियम्स एक दूसरे से काफ़ी हद तक पास में हैं। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स में कुछ जो एक्सकेवेटेड साइट्स के इतर जो संग्रहालय होते हैं उनको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स में रखा जाता है, पर साइट म्यूजियम पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और साइट म्यूजियम का जो रूल है कि एक्सकेवेटेड साइट के पास में म्यूजियम्स बनाएंगे और वहीं पर एक्सकेवेटेड साइट के ही ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो इसको मानते हुए लगभग 46 साइट म्यूजियम्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन काम कर रहे हैं पूरे भारत में, और अभी कुछ और नए संग्रहालयों के बनाए जाने की संभावना भी है। अगले जो म्यूजियम टाइप हैं इसमें हम देखते हैं कि आर्ट म्यूजियम एंड गैलरी हैं। आर्ट म्यूजियम और गैलरीज में पूरी तरीके से आर्ट ऑब्जेक्ट्स को प्रस्तुत किया जाता है। ये भी 2-3 सेगमेंट में बांटा जा सकता है। एक है आर्ट गैलरीज। आर्ट गैलरीज में प्राय मॉडर्न आर्ट गैलरीज भी होती हैं जहां पर आपको मॉडर्न आर्ट के नमूने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आर्ट म्यूजियम एंड गैलरी की बात करें तो वो संग्रहालय जहां पर पूरी तरह से कला से संबंधित नमूने रखे गए हैं, जैसे कि ये मूर्तियां हैं या फिर पेंटिंग्स हैं। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं इसमें प्रायः सिर्फ कला और उसके वेरियस फॉर्म्स को प्रस्तुत किया जाता है। कला में मूर्तियों को, पेंटिंग्स को संकलित किया जाता है। और इस तरह के म्यूजियम्स में हम एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली की चर्चा कर सकते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम की बात करेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम्स को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एंथ्रोपोलॉजिकल जो म्यूजियम्स हैं वो पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को डेडिकेटेड हो सकते हैं, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी को पहले हम समझ लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी से हमारा मतलब है कि हम विभिन्न जो संस्कृतियां हैं, जो मानव संस्कृतियां हैं, ह्यूमन रेसेस हैं, उनके बारे में, उनकी कल्चरल ट्रेसेस को, उनके कल्चर को, उनके आर्ट फॉर्म को, उनके लाइफस्टाइल को एंथ्रोपोलॉजी में हम जानने की कोशिश करते हैं। नृतत्व शास्त्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो नृतत्व शास्त्र जो है, नृतत्व शास्त्र से संबंधित जो संग्रहालय हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पे जो बेस्ड होते हैं, जैसे कि विभिन्न पुरास्थलों से उत्खनन में प्राप्त होने वाले जो मानव अवशेष हैं, और जो विभिन्न आर्कियोलॉजिकल जो एराज हैं उनके सेगमेंट्स में जो अलग अलग मानव जो अस्थियां मिली हैं, जो उनके हैबिटेंट्स मिलते हैं, जो उनके रहन सहन से संबंधित जो उदाहरण मिलते हैं,
उनको प्रस्तुत करने के लिए भी अनेक संग्रहालय हैं, जिनको हम एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम्स में या नृतत्व शास्त्र के संग्रहालयों में गिनते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो होगा नृतत्व शास्त्रीय सांस्कृतिक, जो ह्यूमन रेसेस के कल्चर और कल्चरल ग्रोथ के बारे में बात करने वाले संग्रहालय हैं। इस तरह के संग्रहालयों में इतिहास के विभिन्न कालखंडों में मानव सभ्यता संस्कृति किस प्रकार की रही, विभिन्न जो मानव जातियां हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से, अगर हम बायोलॉजी के बेस पर बात करते हैं या हम साइंस के बेस पर बात करते हैं, तो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, या किस तरीके से एक दूसरे से उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को डिफरेंट किया जा सकता है। इसके अलावा उनके कल्चर किस तरह से अलग रहे हैं या एक जैसे रहे हैं, उनके बिलीव्स किस तरह के हैं, उनकी सोशल नेटवर्किंग किस तरह की रही, उनके जो फूड हैबिट्स है, उनके जो ड्रेस ऑर्नामेंट्स को लेने का तरीका है और उनकी लाइफ स्टाइल्स कैसी है, इस पर भी चर्चा होती है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम दो तरीके के हो सकते हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिकल और दूसरा एथनो एंथ्रोपोलॉजिकल। एथनो एंथ्रोपोलॉजिकल में वहाँ पे जहाँ पे कलाकृतियों के बारे में बात की जा रही है, संस्कृतियों के बारे में बात की जा रही है, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके पहनावे ओढ़ावे के बारे में बात की जा रही है। इस तरह के म्यूजियम जो है मानवीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को समझाने के लिए स्थापित किए जाते हैं, उसको समझने के लिए स्थापित किए जाते हैं। भारत में एक इस तरह का बहुत ही अच्छा संग्रहालय है म्यूजियम ऑफ मैन भोपाल, जहाँ पर एक बड़ा संग्रहालय है और ओपन एयर म्यूजियम है ये, क्योंकि इस म्यूजियम में 30 गैलरीज हैं, जिसको वीथिका संकुल के नाम से 30 गैलरीज एक जगह पे हैं, जहाँ पे विभिन्न मानव जातियों के और इतिहास में, पुरातत्व में जो विविध प्रकार के मानव जातियां या ह्यूमन रेसेस मिली हैं, उनके डेवलपमेंट को उनको जो है कि गैलरीज में दिखाया गया है। गैलरीज में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। कई जगहों पे रिमेन्स हैं, कई जगहों पे इस गैप को फिल किया गया है रेप्लिकास से या पोस्टर्स से या वर्चुअल प्रेजेंटेशन से। इसको प्रस्तुत करके डिफरेंट ह्यूमन रेसेस और डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल एराज में जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन रेस में, उसके बारे में बातें की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न मानव जातियों के, विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों को प्रस्तुत किया गया है वीथिका संकुल में भी और ओपन एयर म्यूजियम, जो ओपन एयर एरिया है वहां पर। ओपन एयर एरिया की एक और खास बात यह है कि विभिन्न जनजातियों से जुड़ी हुई झोपड़ियों का निर्माण जो है इनके ओपन एयर एरिया में किया गया है। और ये पूरा का पूरा जो हट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे जो जनजाति, जिस भी जनजाति की झोपड़ी है, जिस तरीके से वो लोग अपने घरों में रहते हैं, जैसा आंगन होता है, जैसा फर्नीचर होता है, जैसा वो पूरा अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, अपना हाउस का जो उनका जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी वो तरीके से सजाते हैं, बनाते हैं या यूज़ करने की चीज़ों को रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन हट्स को बनाया गया है। एक्चुअली ये उन्हीं जनजातियों के माध्यम से बनवाया जाता है और साल भर में एक बार जब इनके यहाँ महोत्सव होता है तो सभी ट्राइब्स जो है वहाँ पे इकट्ठी भी होती हैं। वो अपने अपने हट्स में रहते भी हैं और अपने फूड कल्चर को, अपने ड्रेस ऑर्नामेंट्स को, अपने लाइफस्टाइल को और अपना जो उनका उत्सव त्यौहार मनाने का तरीका, उनका जो गीत संगीत है, जो उनकी मौखिक कथाएं हैं, उनको भी वहाँ पे वो लोग एक साल में एक बार इकट्ठे होते हैं, महोत्सव मनाते हैं और इसको प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से ये जो म्यूजियम ऑफ मैन है भारत का, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का संग्रहालय है और बहुत ही रोचक संग्रहालय है, जिसको सबको देखना जरूर चाहिए। अगला जो म्यूजियम टाइप है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम नेचर और नेचुरल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले रिमेन्स के साथ बनाए जाते हैं, जिसमें एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फॉसिल्स हो सकते हैं, रॉक्स हो सकते हैं, मिनरल्स, इकोसिस्टम को डिफाइन करने वाले वो स्टोरीज हो सकती हैं। और टैक्सीडर्मी का उपयोग किया जाता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में, जहाँ पे विभिन्न जो पशु होते हैं उनके जो उनके खाल होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीज़ों को स्टफ करके जानवरों को उनके नेचुरल फॉर्म में तैयार किया जाता है, जानवरों को, चिड़ियाओं को तैयार किया जाता है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स की गैलरी की जो खास बात होती है वो ये होती है कि जब भी किसी एनिमल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके नेचुरल हैबिटेट को दिखाने की कोशिश की जाती है। तो प्रायः इन संग्रहालयों में अगर लॉयन है या टाइगर है उसको दिखा रहे हैं तो उसकी केव बनाने का, वहाँ पे ट्रीज और ग्रासेस और दूसरे जो इकोसिस्टम को जो सेट करने वाली चीज़ें होती है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। ये जो नेचुरल हिस्ट्री के म्यूजियम्स होते हैं ये प्रायः मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बहुत काम आते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम से उनको अवेयर करना, उनको जंगल के बारे में बताना, उनको एनिमल वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लेन करना, और स्कूल के असाइनमेंट वगैरह बहुत दिए जाते हैं।
भारत में ये जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स हैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स जो है जो इकोलॉजिकल सिस्टम की जो डाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स और एनिमल बेस्ड जो किंगडम्स होती हैं, उन सबको समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। भारत में जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम था, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उसके साथ बहुत बड़ा संग्रहालय था बाराखंबा रोड पे नई दिल्ली में, और बहुत बड़े पैमाने पर कलाकृतियों का संकलन किया गया था। लेकिन 2016 की एक रहस्यमय आग लगी जिसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई, बाद में उसको शॉर्ट सर्किट माना गया। इस आग से नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो पूरी तरह से जल के ख़त्म हो गया, और बाद में इसको वापस अपने कामकाज में आने में और अपने आप को ट्रैक पे आने में बहुत समय लग गया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, उसके लागू हो जाने की वजह से अभी जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स बनते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एनिमल को या उनको टैक्सीडर्मी के माध्यम से उनको प्रस्तुत करना और उनके रिमेन्स को प्राप्त करना। तो अभी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। उनको कहीं ना कहीं वर्चुअल जो एआई है और वर्चुअल जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करना पड़ रहा है अपने कलेक्शन को दिखाने के लिए, या अपने जो विषय से संबंधित जो रिप्रेजेंटेशन है उसको करने के लिए। और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर जो अगले म्यूजियम टाइप की हम बात करते हैं वो है पर्सनोलिया म्यूजियम। पर्सनोलिया म्यूजियम के बारे में पिछले लेक्चर में बात हुई थी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बड़े पैमाने पर पर्सनोलिया म्यूजियम भारत में स्थापित किए गए। पर्सनोलिया म्यूजियम को हिंदी में हम कहेंगे वैयक्तिक संग्रहालय। वैयक्तिक संग्रहालय का मायने है किसी एक व्यक्तित्व को या किसी एक व्यक्ति विशेष को समर्पित किया गया संग्रहालय। ऐसे संग्रहालय जो किसी विराट व्यक्तित्व को समर्पित किए जाते हैं, उनसे जुड़ी हुई अगर सामग्रियां हैं तो उनको लेकर के संग्रहालय बनाया जाता है, और कई बार उनके वैचारिक जो उनका विचार रहा है, उनकी जो कृतित्व रहा है, उनकी रचनाएं, उनकी किताबें, उनके भाषण, उनके जीवन शैली, उनके चित्र, इन सब को लेकर के, जैसे कोई पेंटर्स हैं तो पेंटर्स की पेंटिंग को लेकर के और उनके पर्सनालिटी के वेरियस शेड्स पर जो लाइट देते हुए म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसी तरीके से गांधी जी पर पूरे भारत भर में आपको संग्रहालय मिल जाएंगे, जिसमें से बहुत संग्रहालयों के पास गांधी जी से जुड़ी हुई कलाकृतियां हैं। गांधी जी ने जिन वस्तुओं को उपयोग में लाया या जिन वस्तुओं से काम किया, उनका चरखा, उनकी लाठी, उनके वस्त्र, उनके और भी छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने प्रयोग की। लेकिन ज़्यादातर संग्रहालयों के पास उनकी उपयोग की हुई वस्तुएं नहीं हैं। लेकिन गांधी जी का जो वैचारिक व्यक्तित्व है, उनकी जो शिक्षाएं रहीं, उनका जो कार्य करने का तरीका रहा, उनकी जो लाइफ जर्नी रही, इस सबको रिप्रेजेंट करते हैं गांधी संग्रहालय। इसी तरीके से बहुत सारे पर्सनोलिया म्यूजियम है, जैसे कि एक पर्सनोलिया म्यूजियम मायावती उत्तराखंड में बना के रखा है। स्वामी विवेकानंद कुछ समय के लिए, शायद 2 या 3 महीने के प्रवास पर वहाँ गए हुए थे, तो वो जो जिस कॉटेज में वो रहे, उस पूरे के पूरे कॉटेज में उनकी यूज़ की हुई सारे सामानों को एज इट इज़ छोड़ा गया है, सेट किया गया है। और जहाँ पे रहते थे, जो उन्होंने वहाँ पे लिखा पढ़ा, उनका जो लाइफ जर्नी रही है, उनके जो थॉट्स रहे हैं, उनका जो रचना रहा है, कृतित्व रहा है, उस सबको वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से बहुत सारे पर्सनोलिया म्यूजियम यानी व्यक्ति विशेष को समर्पित संग्रहालय हमको देखने को मिलते हैं, और नेचर ऑफ कलेक्शन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अगला जो म्यूजियम है वो साइंस म्यूजियम है। साइंस म्यूजियम प्रायः जो है वो साइंस सिटी के तौर पर बनाए जाते हैं। साइंस म्यूजियम्स जो बनते हैं वो प्रायः एक खुले परिक्षेत्र में साइंस सिटी के आधार पर बनाए जाते हैं, जहाँ पर छोटे बच्चों को जो उनके विज्ञान की किताबों में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तरह तरह के जो लेंसेज हैं, तरह तरह के जो मिरर्स काम करते हैं, या सीसीटीवी कैमरा कैसे काम करता है, या टीवी पे हम कैसे ऑन एयर होते हैं, कंप्यूटर्स का उपयोग कैसे करते हैं, तो साइंस के छोटे छोटे फैक्ट्स को उसको आओ करके देखें, या लर्निंग बाय डूइंग, इस तरीके से वहाँ पे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्कूल की किताबों में पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को बताए जा रहे हैं, उन सबको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, ताकि छोटे से लेके बड़े तक जो भी आ रहे हैं वहाँ पे साइंस के छोटे छोटे जो सिद्धांत हैं, जो छोटे छोटे थॉट्स हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको समझ सकें। और लर्निंग बाय डूइंग जो है ये फन के थ्रू होती है, मतलब बच्चों को बहुत मनोरंजक तरीके से इन चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, ताकि वहाँ आने वाले दर्शक जो है उसको बोझिल ना महसूस करें, उसको क्लासरूम टीचिंग की तरह ना लें, और उसका पूरी तरह से आनंद लेते हुए, जैसे कि बहुत तरह के मिरर्स लगा दिए हैं, अलग अलग आपके फेस का शेप दिखाई पड़ रहा है,
और आपको बाहर में छोटे छोटे जैसे कि तोप कैसे काम करती है तो आपको शूटिंग करने का मौका दे रहे हैं, गन कैसे काम करती है, या इसी तरीके से और बहुत सारी पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं। आपके जो लेंस से आप आग लगा सकते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास से चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको साइंस म्यूजियम्स में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है ट्राइबल म्यूजियम। ट्राइबल म्यूजियम्स एक्चुअली कम्युनिटी म्यूजियम्स होते हैं, छोटे छोटे ट्राइब्स के कल्चर को और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्राइबल म्यूजियम्स जो होते हैं हमारे देश में खास करके बहुत ट्राइब्स, बहुत बड़े पैमाने पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनके रिच हेरिटेज को, ट्रेडिशंस को दिखाने के लिए ट्राइबल म्यूजियम्स स्थापित किए जाते हैं। ट्राइबल म्यूजियम्स की खास बात ये होती है जब भी आप वहाँ विजिट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जैसे कि जो जनजातियाँ हैं उनका उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो बहुत ही वृहत है, और प्रायः जनजातियां जो हैं प्रकृति के साथ ही साथ प्रकृति के आंचल में ही पल बढ़ रही हैं और प्रकृति के साथ ही उनका पूरा समायोजन है। तो ट्राइबल म्यूजियम्स उनके रिच कल्चरल हेरिटेज को तो प्रस्तुत करते ही करते हैं। इसके अलावे जो ट्राइबल म्यूजियम्स हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ उनके रिश्तों की इंटरप्रिटेशन करते हुए कहीं ना कहीं जो भी इन म्यूजियम्स को देखने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, उनके भी नेचर के साथ रिश्तों की इंटरप्रिटेशन के जो थॉट्स हैं उनको चेंज करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगला फोकलोर म्यूजियम्स हैं। फोकलोर म्यूजियम्स में जो इसमें फोकलोर की स्टडी है, जो बिलीव्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे फोक टेल्स हैं, उसके बारे में बात की जाती है और उनके टेंजिबल फॉर्म को प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। ये खास करके इस तरह के जो म्यूजियम, फोकलोर म्यूजियम्स हैं, इसमें अभी बहुत कम हैं। भारतीय संदर्भ में अगर इनकी हम बात करें तो बहुत कम है, पर इनकी चर्चा परिचर्चा बहुत होनी चाहिए और इन पर काम भी बहुत होना चाहिए। अभी फिलहाल में एक ऐसा म्यूजियम, फोकलोर म्यूजियम कर्नाटक में है, केरला में फोकलोर म्यूजियम कोची में बना हुआ है। ये जो म्यूजियम्स हैं ये बहुत केवल बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए भी हैं। और जैसे हम कहते हैं कि संग्रहालय में जो भी आता है अपनी उम्र और अपने अनुभव और अपने शैक्षणिक स्तर के आधार पर कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ जानता है, उसको पता चलती हैं चीज़ें। तो संग्रहालय जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी संग्रहालय है, जैसे कि फोकलोर म्यूजियम्स हैं जहाँ बड़े लोगों को डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट बिलीव्स के बारे में बात करने का मौका मिलता है, वहीं छोटे बच्चों को इनसे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे रिच कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में जानने का मौका मिलता है। इसके अलावा हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कलेक्शन के बिहाफ पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बताया कि शायद ही कोई ऐसा विषय बचा हो जिस पर संग्रहालय ना बना हो। नई दिल्ली में सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम भी है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि कौन कौन से और म्यूजियम हो जाते हैं तो कुछ को हम नेम आउट कर सकते हैं। टेक्सटाइल म्यूजियम, क्राफ्ट म्यूजियम, टॉयलेट म्यूजियम, रेल एंड ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, डॉल म्यूजियम, जेल म्यूजियम, डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरियल म्यूजियम्स, पैलेस म्यूजियम, और इसके अलावा भी बहुत सारे संग्रहालय हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉफी म्यूजियम, टी म्यूजियम, यूटेंसिल म्यूजियम, काइट म्यूजियम, आई म्यूजियम, हेल्थ म्यूजियम, स्केलेटन के ऊपर भी म्यूजियम बने हुए हैं, एनाटॉमी के ऊपर भी म्यूजियम बने हुए हैं, और जूलॉजी से जुड़े हुए डिफरेंट म्यूजियम्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कलेक्शन, किसी संग्रह की प्रकृति के आधार पर संग्रहालयों की अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारे संग्रहालय हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा संग्रहालय भारत के अंदर हैं। पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर संग्रहालय हैं और संग्रहालय जगत में एक ही बात कही जाती है कि शायद ही कोई ऐसा विषय बचा होगा जिस पर संग्रहालय ना हो। तो अगर संग्रह की प्रकृति के आधार पर संग्रहालयों की बात करें तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ टाइप्स पे हमने आज अपने लेक्चर में चर्चा की है और अगले लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर संग्रहालयों को बांटने की और उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।